नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी के तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हम आज ज्योग्राफी के सेक्शन पर हैं और आज हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में जल के बारे में। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागजों की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर में गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती से या समुद्र पर नीचे गिरता है। मतलब ये कि सूर्य के ताप के मतलब जैसे ये जो सूर्य का ताप है, इस सूर्य के ताप में मतलब ज़मीन से ऊपर की तरफ जो सूर्य का ताप है के कारण क्या होता है, जो ज़मीन पर जल है वो क्या होता है, वाष्पित होता है, ऊपर की तरफ उठता है। ठंडा होने के कारण जलवाष्प में यह संघनित हो जाता है, मतलब कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलती है और ये क्या होता है, बादलों का रूप ले लेता है। और बादलों के रूप लेने के बाद ये क्या होता है, ये वर्षा हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर आके गिरता है या फिर ये समुद्र में आके गिरता है। और इस तरीके से क्या होता है, ये जो प्रक्रम है लगातार घूमता रहता है। अभी हम इसको और देखेंगे जल चक्र के माध्यम से। जिस प्रकार से जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महानगरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि कल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल के प्रमुख स्रोत नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। आइए जानते हैं थलशाला के बारे में। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे क्या कर दें, अच्छी तरह दबा दें। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। देखो, आपको ऐसा करने पे क्या होगा, पत्तियों और इससे क्या होता है, जल जो है वो संघनित होगा, कंडेंसेशन की प्रक्रिया चलेगी और वो कंडेंस होकर क्या होगा, वापस उसी में गिरता रहेगा। तो इस तरीके से जल चक्र चलता है। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, ये जल चक्र में जो पानी है उसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ये क्या होता है, वाष्पित होता है। वाष्पित होने के बाद ये कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद इसमें वर्षा होती है और वर्षा से वह पानी या तो समुद्र में या फिर स्थल पर आके गिरता है, जिससे वो क्या है, ये प्रक्रम है लगातार चलता रहता है। यहाँ पर जो प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, इसको समझिएगा, है ना। अपन इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। कुछ बड़े प्रक्रम हैं। अपन चलते हैं अपने एशिया महाद्वीप से। भारत की अगर बात करें तो प्रमुख नदियां और प्रमुख जो समुद्र हैं, मतलब प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों के बारे में अपन जान रहे हैं। तो भारत के तरफ में, अगर भारत 3 तरफ से जो है वो सागर से घिरा है, तो ये जो हिस्सा है सबसे बड़ा कौन सा है, हिंद महासागर का। हिंद महासागर के इस पोर्शन से ऊपर की तरफ आए तो ये क्या हो जाता है, भारत का हिस्सा दिखाई देता है। इसमें 2 बड़े नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक गंगा नदी। इसके बाद ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है, इसमें कैस्पियन सागर, देखिए ऊपर की तरफ ये होंगही, ये पूर्वी चीन सागर है। इसके बाद इधर की तरफ चलें तो दक्षिण चीन सागर है ना। पूर्वी चीन सागर पूरब के चीन के पूरब साइड पे पूर्वी चीन सागर, चीन के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। इसके बाद अपन चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर आते हैं तो ये इसकी लाल सागर है, सॉरी ये क्या है, ये लाल सागर का क्षेत्र है ना। लाल सागर भारत के इस हिस्से में, जहाँ पे जो भारत का जो क्षेत्र है, ये इधर अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के इस पूरे हिस्से में इसके अपन इस तरफ चलें तो जो पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड क्या पड़ता है, ये अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को कौन सी जगह से जुड़ी हुई है, ये लाल सागर के पास इससे जुड़ी हुई है। फिर यहाँ से भूमध्य सागर,
ऊपर चलते हैं, अफ्रीका के ऊपर वाले हिस्से पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, ये तीनों जो है अफ्रीका के ऊपर के हिस्से पर है और एशिया के पूर्वी क्षेत्र पे है। फिर यहाँ पर आता है दनुबी नदी। इसके साइड में अगर अपन चलते हैं अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका में यहाँ पे अपन को पड़ती है बड़ी नदी नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी और एक ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बाद यहाँ नीचे की तरफ आते हैं ऑरेंज नदी। यहाँ दक्षिण अटलांटिक सागर है नीचे की तरफ, जहाँ दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक के ऊपर की तरफ। फिर यहाँ से अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, ये आर्कटिक है ऊपर की तरफ और नीचे अंटार्कटिक है। यहाँ अपन अमेरिका में अगर चलें तो अमेरिका के सबसे ऊपर की तरफ देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर झील है, ग्रेट स्लैब झील है, दोनों हो गए, ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लैब झील। उत्तरी अमेरिका में अपन को मिलता है विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूमरन झील। उसके बाद आता है सॉल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी नदी, कैरेबियन सागर। उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक महासागर इसके उत्तर में है ना। और इधर नीचे की इधर की तरफ चलें तो ये प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है। फिर इधर अपन आते हैं बीच में कैरेबियन सागर। फिर ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है जो सबसे बड़ी नदी है। फिर ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग है। तो ये जो पूरे सेक्शन को अपन ने देखा, यहाँ पे अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ अगर चलें तो ये कोरल सागर है और इधर की जो नदी है डार्लिंग। तो यहाँ पर दो नदियाँ फेमस हैं, मर्रे और डार्लिंग। तो यहाँ पर जो आपको बड़ी नदी है, कौन सी नदी है ऑस्ट्रेलिया की? डार्लिंग है ना। फिर इसके बाद इधर की तरफ आते हैं तो दक्षिण चीन सागर, और ये तो अपन पूर्वी चीन सागर अपन देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि प्रमुख यहाँ पे समुद्र, प्रमुख नदियाँ और प्रमुख झीलों के बारे में वर्ल्ड वाइड लेवल पर दिया हुआ है। अब जो मैंने आपको ये बताया इसको एक बार अच्छे से समझिएगा कि भारत का क्षेत्र एशिया महाद्वीप में कितनी झीलें, कितने सागर हैं, कितने सागर और कितनी झीलों से घिरा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप कितने झीलों सागर से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका कितने झील सागर से घिरा हुआ है। दक्षिण अमेरिका किस तरीके से झील सागरों से घिरा है। ऑस्ट्रेलिया, फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक किस तरीके से कितने द्वीपों, कितने झीलों, सागर और इनसे झीलों, सागर और समुद्र से घिरा हुआ है। अभी अपन ने इनको एक बार देख लिया है, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको और इसको बताएंगे। कमेंट करिएगा अगर आपको इसमें कहीं डाउट लगता है या कुछ समझने की ज़रूरत पड़ती है। अभी ऐसा है कि आने वाले समय पे अपन इनके पर्टिकुलर एरिया को जब उठाएंगे तो और बहुत बेहतरता से चलेंगे, पर अभी हम पाठ्यक्रम पर हैं तो जितना ज़रूरत है उतना ही हम इस पर चलते हैं। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, और यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक हो तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है, सुनिए आप। महासागरों का जो जल है वो 97.3% है, मतलब 97.3% जो है वो कहाँ का है? महासागर का है। इसके बाद आते हैं बर्फ के जो छत्रक हैं, बर्फ जो जमा हुआ है 2%, 2.0% जो है बर्फ का छत्रक है ना। महासागर 97.3, बर्फ छत्रक 2.0। फिर भूमिगत जल, जमीन के अंदर जो जल है वो मात्र 0.68% है, 0.68% भूमिगत जल है। झीलों का अलवण जल, झीलों का जो जल है वो टोटल अगर देख लें तो 0.009% ही है। उसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें जो है वो 0.009 है। झीलों का जो सेक्शन है वो लवणीय और अलवणीय दोनों कंडीशन में क्या है? 0.009 है। वायुमंडल में जो जल की मात्रा है वो 0.0019% है, और नदियां जो है उसमें 0.0001% ही पानी का प्रतिशत है। ये जल वितरण है। इस तरीके से 100% जो होता है वो कंप्लीट होता है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स में देख सकते हो आप। अभी अपन देखते हैं, इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब महासागर की लवणता कितनी है? 1000 ग्राम पर 35 भाग है। 35 भाग मतलब 35% क्या होता है? 1000 पर उसकी लवणता है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है।
तैराक इसमें प्लव सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो मृत सागर है वो अब बहुत ज़्यादा क्या है, लवणीय है, इतना ज़्यादा लवणता है उसमें। 340 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर बॉटल में 340 ग्राम उसका पानी क्या है, लवणता से भरा हुआ है। इसमें अगर आप तैरने जाते हो तो आप वैसे ही उथले हुए रहोगे क्योंकि लवणता अत्यधिक है। क्रियाकलाप देखते हैं। 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर उसके कटोरे में रखें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे से निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवणता जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने जो 9 चम्मच इक्वल टू बर्फ का छत्रक, 2 चम्मच भौम जल, इसके बाद आधा चम्मच लवण जल की झीलें, 1 बूंद नदियाँ, इसके बाद ये जो क्रम दिख रहा है लवणता अलवण जल की वितरण और लवण जल के चित्रण का, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में हमारे पास नदियों और तालाबों और झीलों का पानी है, मात्र 1 बूंद आधा चम्मच के आसपास। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझाता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं? देखिए, जल के इस चैप्टर को हमने पहले वाले पोर्शन में भी पढ़ा था, जब मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि हम जिस प्रकार अपने संसाधन को खराब कर रहे हैं या फिर ज़रूरत के हिसाब से उपयोग के अनुसार यूज़ ना करके उस बहुमूल्य चीज को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ये सोच के वेस्ट कर रहे हैं कि इससे होगा क्या। तो आप इसे मान लीजिए कि ये छोटी छोटी ही बातें क्या होती हैं, बाद की बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप भी इन चीज़ों की मुहिम को आगे बढ़ाएं और बहने वाले फालतू का पानी जो है, जिसे पीने का पानी में यूज़ होता है, उस ड्रिंकिंग वाटर को सेव करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमने जैसे पढ़ा था कि 2 बाल्टी पानी पर्टिकुलर पर पर्सन क्या होता है, मान लिया जाता है। तो इस स्थिति में हमने विज्ञान के क्षेत्र में इसमें पढ़ा था, जब विज्ञान को हमने चैप्टर पढ़ाया था 7th क्लास का, तब हमने बताया था कि प्रति व्यक्ति 2 बाल्टी पानी जो होता है वो क्या होता है, सफिशिएंट होता है एक व्यक्ति के हिसाब से। तो उस हिसाब से क्रियाकलाप किया था कि घर के इतने सदस्य हैं, मान लीजिए, उतने सदस्यों को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, और उसके बाद जो यूज होने वाला वाटर है वो कौन सा वाटर कहलाता है, आपके द्वारा वेस्ट किए करने वाला वाटर है, जो आपने इससे ऊपर क्या किया, यूटिलाइज किया, उसी में आपका पीने का पानी इंक्लूड है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाएं अपने घर में और स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुतिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो ये प्रशांत महासागर का एक चित्र है जो बहुत बड़ा है, प्रशांत महासागर। इसको आप और अच्छे से पढ़िएगा जब, तो आप देखेंगे। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। क्या किया जाता है? जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ये प्रशांत महासागर का हमने चित्र भी देखा। इसके बाद आते हैं तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। वह जैसे ही तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। देखिए इस तरीके से क्या होती हैं, लहरें ऊपर उठती हैं और वापस लौट जाती हैं। ये समुद्र में होता है अक्सर। उसके बाद जहाँ पर जब तेजी से हवाएं चलती हैं, तब आपको ये झीलों में भी देखने मिलेगा, जहाँ बड़े तालाब हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, है ना। जब समुद्री सतह पर क्या होती हैं, हवाएं बहती हैं, तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। मतलब अगर प्रेशर एयर का ज़्यादा होता है, जब वो हवा तेज चलती है, तब क्या होती हैं, ये तरंगें भी क्या होती हैं, बहुत तेज़ी से उठती और गिरती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। मतलब सुनामी जो उठा था उसमें कितनी 10 से 15 मीटर की जो हाइट तक की होती हैं विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, जिससे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जब अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। समझे आप? तो ये सुनामी जब आया था तब ये क्या हुआ था, 150 मीटर ऊपर तक की जो ये लहरें उठी हैं, 15 मीटर ऊपर तक की जो जरी तरंगें उठती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा विनाश होता है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुनामी, पृथ्वी का तांडव। अब सुनिए, 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में समुद्री तटों में जल घटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के छोटे द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा की धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह के एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति में 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई। समुद्र तट में सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गईं, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधा नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आता है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तो ये बहुत बड़ी तबाही थी दोस्तों। इसमें देखिए आप, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश जो था वो किस तरीके से आपको दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर के में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन की एवं समाप्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आईं तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। एक बेवकूफ़ी भरा काम जो था, लोगों ने अपने हाथों से उसे किया और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार की जब कभी गतिविधियां होती हैं तो अपने को जागरूक देखिए, आपदा का एक सबसे बड़ा निशाना ये है कि आपको जागरूक रहना पड़ेगा, और उस जागरूकता के लिए आपको समय समय पर आने वाले पत्रों, समाचार पत्रों, न्यूज़ एजेंसियों से जो आपको जानकारियां मिलती हैं, उनको समझकर उन्हें अपनी लाइफ के जीवन के हिस्से को समझना और मानना पड़ेगा।
आज वर्तमान में जिस प्रकार से कोरोना संकट को लेकर पूरे भारत में या पूरे विश्व में जिस प्रकार की एक हलचल है, तो ये भी एक प्रकार की बड़ी आपदा है। इस पर जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को इस संकट से बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो प्रति व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप उस चीज़ को मजाक में लेंगे या फिर उसके लिए सीरियस नहीं होंगे, तब उस स्थिति में आप स्वयं भी उस संकट से ग्रसित होंगे और साथ में आप अपने परिवार या अपने समाज को भी उससे ग्रसित करेंगे। ठीक है, एक आगे का चैप्टर अपन आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा मेरे समझाने का चैप्टर नहीं है, प्रति व्यक्ति इस बात की जवाबदारी को स्वयं जानता है। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। फिर से समझाता हूं, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब महासागरीय जल जो है, महासागरीय जल ऊपर की तरफ उठता है और फिर वापस नीचे की तरफ गिरता है, ये क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ये कितने बार होता है? दिन में 2 बार होता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक ये जल उठकर तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है, तो ये ज्वार कहलाता है। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा के जो डेफिनेशन है उन्हें याद रखिएगा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं? ज्वार और भाटा आते हैं। किसके कारण आते हैं? सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आते हैं? ज्वार और भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, सुनिएगा, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, है ना। जब ये क्या होता है, ऊपर की तरफ खींचते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। जब चंद्रमा के निकट आता है, तो चंद्रमा के निकट जो पृथ्वी का पानी है, ज्यादा आ जाने के कारण क्या होता है, उसके तरफ खिंचता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे इलिप्टिकल सेक्शन बन रहा है ना, तो ये ऊपर की तरफ उठता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, है ना। ये बृहद ज्वार, लघु ज्वार भाटा और बृहद ज्वार भाटा इस नाम से जाने जाते हैं। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। क्या आते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। अब क्या आती है, पूर्णिमा और अमावस्या आती है, तब उस समय क्या होता है? बृहद ज्वार और लघु ज्वार आते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये लघु ज्वार कहलाता है। ये बृहद ज्वार कहलाता है। दिख रहा है ना, लघु ज्वार और बृहद ज्वार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। देखिए कितना बढ़िया वो है प्रोजेक्ट, इसको आप करिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने मिलेगी, है ना। जो लाइंस हैं वो ब्लू इनके की आपको चलती हुई दिखेंगी, घूमती हुई दिखेंगी। उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या हो रही है, संवहन की क्रिया होती है।
महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी होती हैं, है ना। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा के निकट कौन सी होती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, क्योंकि सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा, भूमध्य रेखा पर ही क्या करता है, मूवमेंट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। तो ठंडी महासागरीय धाराएं कौन सी होती हैं? लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थानीय गर्म गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का ताप गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं उमलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महासागरीय धाराओं को, यहाँ पर आप देखें जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या दिख रही है आपको? महासागरीय धाराएं मिल रही हैं। ये आपकी क्या है? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पर अपन ने क्या पढ़ा? यहाँ पर कौन सी धाराएं मिलती हैं? गर्म धाराएं, है ना। गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं। अब यहाँ पे अपन को देखो, अब समझाते हैं हम आपको, है ना। इधर से अपन अपने भारत से ही शुरू करते हैं। ये विषुवतीय विपरीत धारा दक्षिण विषुवत धारा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अपन ऊपर की तरफ चढ़ें तो ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या है? क्यूरोशिरो धारा। फिर यहाँ नीचे की तरफ जो आते हैं वो पश्चिमी है ना, ऑस्ट्रेलियन धारा। फिर पश्चिमी वायु अपवाह। तो ये थोड़ा सा चैप्टर में जो है ना वो धुंधला है, मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी आप इसे देखिए कि महासागरीय धाराओं का क्रम क्या होता है। वो गर्म और ठंडी धाराएं होती हैं। इनका व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो समुद्र में मछली पकड़ने या फिर मतलब जहाँ के क्षेत्र जो हैं वो फलते फूलते हैं यहाँ के, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, लोगों का जो मतलब व्यापार करना या चीज़ों का ज़रूरत में लेना, वो सब उनके काम का आता है। तो ये आप देख रहे हो सामने, इनको आप अच्छे से समझिए। इसी चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को जानने में हमने एक चीज़ हम आपको बताएं, जो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मैप जरूर रखिए। देखिए, जियोग्राफी पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक मैप होना ज़रूरी है, और मैप होने के बाद अब आप उनको चीज़ों को ढूंढिए। जिससे इस पूरे अगर अपन चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या देखा, आपको कैस्पियन सागर, ज्वार भाटे, सुनामी, महासागरीय धाराएं, जल चक्र, है ना, बहुत सारी जगह आपको देखने मिली। सुनामी कहाँ कहाँ आया इसको पता करिए। वर्षा किस तरीके से होती है, महासागरीय धाराएं किस तरीके से उठती बैठती हैं, उसके बाद जो ज्वार भाटे हैं वो कैसे आते हैं। इन चीज़ों का एक विस्तृत क्रम में क्या करें, जानकारी इकट्ठी करें। तभी आप इस तरीके से जान पाएंगे कि जल चक्र क्या होता है और हमारे विश्व भर में जल चक्र को किस तरीके से यूज किया जाता है। तभी आपके इस एनसीईआरटी पढ़ने का क्या होगा, लाभ होगा। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उतने ही नॉलेज में बैठे रहेंगे जितना कि आप क्या है सोच रहे हैं। तो ज़रूरत यह है कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उन चीज़ों को आप कहाँ पर सीखें, मैप पर सीखें। तो भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे की तरफ जो धाराएं उठती और हैं उनको अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा पर जो है वो गर्म जल धाराएं होती हैं उनका क्या यूज़ होता है, ठंडी जल धाराओं का क्या यूज़ होता है, गल्फ स्ट्रीम कौन सी धारा है ना, ऐसे कैस्पियन कौन सी धारा है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, आप उन्हें ढूंढने के बाद अगर आपको कहीं आपको समझ में नहीं आता है या कोई चैप्टरों में प्रॉब्लम है तो उनको आप मुझे मतलब कमेंट करिए। हम उसके लिए और बेहतरता आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। और जहां भी आपके डाउट हैं तो उन सभी के लिए आप हमसे मतलब कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक क्रम है और गलतियों का क्रम मनुष्य के साथ हमेशा बना रहता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा बताया गया और पढ़ाया गया पाठ बहुत उचित है।
मैं हो सकता है कई चीज़ों में गलती करता हूँ या बहुत सारी चीज़ों में मेरे से त्रुटियाँ होती हैं और मैं इन्हें धीरे-धीरे सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ और अपने ऊपर भी वर्क करता हूँ। पर कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता जिनके लिए मैं हमेशा आप सभी लोगों से सुझाव चाहता हूँ। आज भी आप सभी से कहूँगा कि यदि हमारे लिए, हमारे इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए, हमारे इस पढ़ाई के तारतम्य को आगे बढ़ाने के लिए या इसमें कोई और चीज़ इंक्लूड करने के लिए कोई सुझाव हैं अगर आपके पास, तो आप अपने बिल्कुल बेझिझक होकर सुझाव दीजिए। अगर हमें सही लगेंगे या हमारे काम करने के साथ उन चीज़ों को जोड़ने की अगर हमारी भरसक प्रयत्न होंगे, तो हम उनकी आपकी बात को अवश्य उस पर गौर करेंगे और उन पर कार्य करेंगे। और भी एक निवेदन करना था आपसे कि हमारे इस चैनल को काफ़ी कुछ वीडियोस के साथ हमने आगे बढ़ाया है और सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, पर कहते हैं संगठन में शक्ति होती है दोस्तों। आप सभी लोगों से ही मिलकर हम क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों तक शेयर करें और इस बात को और लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें। हम बहुत सारी चीज़ों को और जोड़ पाएँ, आप और हम मिलकर एक फैमिली बनाएं हमारे इस एनसीईआरटी के और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आगे बढ़ करने के लिए। जल्दी ही हमारी कोशिश ये है कि हम जैसे ही 1000 वीडियोस का सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं, तो हम ऑनलाइन जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह के चैप्टर शुरुआत की जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे ख्यालों में हैं जिनको हमें शुरू करना है। बस बेसिक नॉलेज को स्टार्ट करना काफ़ी अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम इसी एनसीईआरटी को ही बेसिक बनाकर इसे सामने लेकर आएंगे और आपको रिकॉल कराएंगे कि आप इस पार्ट के इस चैप्टर को इस पेज पर इसको देखिएगा, ताकि आपको वो चीज़ याद कराऊं। तो मेरा क्रम जो है बहुत छोटा और बहुत ज़ीरो लेवल का है, बट इसकी बात याद रखिएगा, जो कछुए की चाल से चलकर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, उन्हीं का एक बहुत बड़ा महल तैयार होता है, क्योंकि छोटी ज़रूरतों से ही बड़ी बड़ी चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। एक छोटी सी सुई के द्वारा ही बहुत बड़े सुंदर कोटों और बहुत सारे सुंदर सारे पहनावों, पोशाकों को तैयार किया जाता है। तो आप वो हैं जिसे एक सुई बनना है, जिसे बहुत सुंदर चीज़ों को बनाने की कोशिश करनी है। तो अभी आप अपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और आने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। ये छोटा सा मोटिवेशन था आप सभी लोगों का, एक छोटा सा निवेदन था आप सभी को सामने। ऐसे ही अच्छे पार्ट और लेसन के साथ हम और आगे आते रहेंगे, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।